हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कर लिया था एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज उस क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1.10 तक पूरा कर लिया था। आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.11 से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। वो शुरुआत में क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन। क्लास जैसे ही बच्चों बोलता है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन बोलने से आप लोगों के दिमाग में तुरंत एक बात आ जानी चाहिए कि या तो वो बात करेगा कैपिटल एम यानी कि मोलैरिटी की, और या वो बात करेगा मोलैलिटी यानी कि स्मॉल एम की। ये डिफरेंस मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो चुका है। मोलैरिटी बोलेगा तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर की बात कर रहा है तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। यहां तक बात हम लोग को समझ में आ गई। इफ इट्स 20 ग्राम आर डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर, सोल्यूट का मास कितना है? मास ऑफ सोल्यूट यानी कि C12H22O11 का जो मास है वो कितना लेना है हमको? 20 ग्राम लेना है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है? डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ये 2 लीटर। अब यहां से हम लोग साफ साफ हमको दिख रहा है कि m की वैल्यू निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, ये हमारे पास गिवन है। n निकल आए। n की वैल्यू क्या होती है? वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम कितना आ गया? 2 लीटर। तो वेट कितना हमारे पास? 20 मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। ये डाटा हमारे पास क्वेश्चन से आ गया है। अब मॉलिक्यूलर मास सिंपल है। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? C12 कार्बन के 12 एटम है और सबका मास कितना होता है? 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन के 22 एटम है, सबका मास 1 होता है, और ऑक्सीजन के 11 एटम है, सबका मास 16 होता है। तो यहाँ से देख लें 144 प्लस 22 प्लस ये कितना हो जाएगा? 16 और 176। सबको ऐड कर लें हम लोग। तो 6 4 10 और 2 12 2 और 1, जिनको दिक्कत है वो लोग प्रॉपर कर लें इस तरीके से। 176, ठीक है ना। 4 6 10 और 2 12 1 एंड 7 3 10 और 4 14 1 342 ग्राम। 342 ग्राम। तो सिंपल हो जाएगा। यहाँ पर ये मास है, इसको मैं ऐसा लिख लूँ 20/342 इंटू 2, तो 10 एंड 10 को डिवाइड करेंगे आप 342 से, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? ये 10 डिवाइड बाय 342 ये आता है 0.0292 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर। तो सिंपल, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं था हम लोगों को। ये सिंपल हमारा निकल के आ गया। समझने वाली बात यहाँ केवल ये थी, जैसे ही कंसंट्रेशन बोलेगा तो तुमको समझ जाना है या तो मोलैरिटी बोल रहा है या वो मोलैलिटी बोल रहा है। अब अगर वो लीटर बोल देगा तो मोलैरिटी हो जाएगा, केजी में बोल देगा तो मोलैलिटी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसको रब कर दें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.12। तो 1.12 क्या बोल रहा है? इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल, डेंसिटी क्लास बहुत जरूरी चीज है कि क्या क्वेश्चन में गिवन है ना वो लिखना बहुत जरूरी है। उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा कि हम लोग के पास क्या चीज गिवन है और दी हुई चीजों से हम लोग क्या चीज निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। ओके, ये मिथेनॉल आई थिंक 10th में पढ़ा है तुम लोगों ने। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है?
H3OH, दिस इज मिथेनॉल। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। इसी से अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे आपको नॉलेज हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले भी लेक्चर में कहा है, जितने भी आपके पास फॉर्मूले आते जाएं, जितने भी नाम आते जाएं, उनको आप याद करते जाइए, वरना धीरे धीरे 12 तक आते आते एकदम से याद नहीं होंगी सारी चीजें। ठीक है, क्या बोल रहा है, मिथेनॉल इज 0.793 kg पर लीटर। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग, वॉल्यूम किसका पूछ रहा है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल पूछ रहा है। नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स, कितना बनाना है हमको, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2.5 लीटर, और मोलैरिटी कितनी है 0.2 m, m की वैल्यू कितनी है 0.25। तो यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है, बच्चा यहाँ पे ये कंफ्यूज कर जाता है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड। जो वॉल्यूम नीडेड है ना, बच्चा उसको ये समझ लेता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन समझ लेता है, और फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन है। यानी कि अगर मेरे पास m गिवन है, n गिवन, n हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, n निकाल नहीं लेंगे, n हमको फाइंड आउट करना है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 2.5 लीटर। अगर बच्चा क्या सोचता है कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकालना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जब निकल आएंगे हमारे पास, तो नंबर ऑफ मोल्स से जरा ध्यान दो, n की वैल्यू क्या होती है W/m, यानी कि गिवन मास हम लोग कितना लेंगे कि हमारे पास 0.25 मोलर सॉल्यूशन बन जाए इतने लीटर में। तो जब मेरे पास ये गिवन मास निकल आएगा कैलकुलेट करने के बाद, क्या निकल आएगा, गिवन मास। इस मास को क्या मैं वॉल्यूम में बदल सकता हूं, यस, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ जाएगी m/d। तो जब ये मास मेरे पास आ जाएगा, डेंसिटी की वैल्यू गिवन है मेरे पास, तो मेरे पास यानी कि मैं इस मास को फाइनली किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, वॉल्यूम में। ये वॉल्यूम चाहिए हमको, ये बात समझ में आ गई, ये वाला वॉल्यूम चाहिए। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, फाइंड आउट कर लेते हैं। ये m की वैल्यू कितनी 0.25, ये कितना है 2.5, दैट्स इक्वल टू n, और n की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं कितना, W अपॉन मॉलिक्यूलर मास का कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना है 12 + 3 एंड +16 + 1, तो ये 4 and 16 20 and 12, 20 + 12 हाउ मच 32। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 एंड 0.25 इंटू 2.5, ये 32 भी यहाँ पे आ जाएगा। तो 0.25 को अगर गौर से देखो, मैं इसको 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। 25 का पॉइंट नीचे ले लें और इंटू 32। ये पॉइंट्स मैंने सिर्फ इसलिए शिफ्ट किए हैं ताकि कुछ बच्चों को पॉइंट से प्रॉब्लम होती है, तो पॉइंट्स हट जाएंगे यहाँ से। एंड W, तो 4 8 जा 32, और ये 2 एंड ये 5 5 2 जा 10, 5 5 25, 2 एंड 4। अब ये क्या हुआ, पॉइंट हटाने से हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो गई, एंड W की वैल्यू निकल के आई 5 4 जा 20 ग्राम। तो अब 20 ग्राम आ गया, यहाँ से मैं वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकता हूँ। वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, मास कितना आ गया 20, और डेंसिटी कितनी है 0.793 सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, इसको मोटा मोटा एक राउंड ऑफ देखेंगे, एक अप्रॉक्सीमेट वाली वैल्यू देखेंगे। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ 20/0.8, और पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर दूँ 200/8, काट लेंगे इसको, 8 2 जा 16, 4 बचा, और 8 5 जा 40, लगभग ये आ जाएगी वैल्यू 25 ml। नो डाउट 25 पॉइंट समथिंग इस तरह से कोई वैल्यू आ सकती है। एक नियर अबाउट वैल्यू मेरी किसके पास आ जाएगी, ये 25 ml के आसपास आ जाएगी। आप चेक कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन को, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे अगर आप, तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ रही है 25.22 ml। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूँ,
आप लोग अपने टीचर से बात कर लीजिएगा कि सर राउंड ऑफ में करके निकाल दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उससे आप लोगों की कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जो आप एक लंबी कैलकुलेशन करते हैं उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पे राउंड ऑफ करके हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं और जो कि हमारे आंसर से मैच कर जाती है 99.9%। रेयर केस होता है कि बहुत क्लोज वैल्यू दे रखी होती है और 4 ऑप्शंस में, तब हमको पूरी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1.23 क्या कह रहा है हमसे? इन अ रिएक्शन A प्लस B2, एक रिएक्शन है A प्लस B2, हमने एक रिएक्टेंट ले लिए, सपोज कर लिए एक रिएक्टेंट A है, एक रिएक्टेंट B2 है। ये दोनों मिलके हमको क्या दे रहे हैं? AB2। ओके, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, हमको क्या ढूंढना है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हमको क्या ढूंढना है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? अगर कोई है तो इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। अब वो देखो 5 कंडीशन दे रहा है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन, 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। सेकंड ऑप्शन दे रहा है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इसका, 2 मोल्स ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B2। थर्ड ऑप्शन दे रहा है 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2। फोर्थ दे रहा है 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B2 and the fifth one is 2.5 mole A plus 5 mole B2। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब यहाँ पर अगर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में अगर हो तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। देखो रिएक्शन क्या है हमारे पास, A प्लस B2 गिव्स AB2। ओके, यहाँ देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, 1 मोल 1 मोल एंड 1 मोल, यानी कि A का 1 मोल B2 के 1 मोल से रिएक्ट करेगा और 1 मोल ऑफ AB2 बनाएगा। ये बात हमको यहाँ पे समझ में आती है, 1 मोल एंड गिव्स 1 मोल। तो ठीक है, अब अगर हम गौर से देख लें, यानी कि 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स इसके होंगे। ये रिएक्ट करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ B2 और ये हमको दे देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ AB2। ओके, ये हमको क्या देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ A, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ B2, सॉरी मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, क्योंकि B2 है इसलिए हम इसको एटम नहीं बोल सकते। एंड अगेन AB2 के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर 300 एटम एंड 200 मॉलिक्यूल्स, तो हमको यहाँ साफ साफ दिख रहा है अगर इसका एक एटम होगा तो इसका एक मॉलिक्यूल होगा। बट पहले वाला केस देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पर कितने एटम है इसके, 300 और इसके कितने हैं, 200। ऑब्वियसली बात है ये हमारा इस केस में क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी बात। दूसरा केस देख लें, मोल वाइज दे रहा है, ये 2 मोल है और ये कितना है, 3 मोल है। यहाँ पे हम लोग साफ साफ देख सकते हैं इसका 1 मोल इसके 1 मोल को कंज्यूम कर रहा है, तो जब इसका 2 मोल है तो इसके 2 मोल को कंज्यूम कर लेगा, इसका 1 मोल क्या कर जाएगा, लेफ्ट रह जाएगा। तो ये इस केस में क्या बन जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, थर्ड केस देख ले। थर्ड केस क्या, 100 एटम 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B2, यहाँ पे 100 है और 100 है, ये पूरा कंबाइंड रिएक्ट कर जाएगा, नथिंग लेफ्ट, नो लिमिटिंग रिएजेंट।
इस केस में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। फोर्थ वाला केस देखें अगर हम लोग, तो फोर्थ केस में क्या है, 5 मोल्स ऑफ ए एंड 2.5 मोल्स ऑफ B2। अब ऑब्वियसली बात है, दिख ही रहा है हम लोगों को ये B2 के मोल्स कम है, ये 5 मोल्स हैं, 2.5 मोल्स हैं, तो इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी पहले, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। इसमें उल्टा हो जाएगा फिफ्थ वाले केस में, 2.5 ये है एंड 5 मोल्स ये है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ये कुछ नहीं था क्वेश्चन, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, देख करके पता लग रहा है। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देख कर ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन हमारे पास। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.24 और क्या बोल रहा है 1.24। कह रहा है डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। क्या केमिकल रिएक्शन है, N2 गैस प्लस H2 गैस gives 2NH3 गैस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उसने एक केमिकल रिएक्शन दी, हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है और कुछ उसके अकॉर्डिंग हमसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करना चाह रहा है। तो क्लास सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखो N2H2 और 2NH3 ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। N के 2 एटम है, यहाँ पे N के 2 एटम है, H के यहाँ 6 है, H के यहाँ केवल 2 है, तो हम इसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैलेंस। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.0 into 10 पे पावर 3 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट। डाई नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी दे रहा है वो पहले क्वेश्चन में, 2 into 10 पे पावर 3, 2 into 10 पे पावर 3 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद 1 into किससे रिएक्ट कर रहा है, 1 into 10 पे पावर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है। अब वो पूछ रहा है कि कितना अमोनिया बनेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, यानी कि क्या यहाँ पे इन दोनों में से कोई अनरिएक्टेड रह जाएगा। अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई अनरिएक्टेड रह जाएगा। ठीक है, अगर यस तो कितना रह जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर जो ये बात बोल दी इसने ग्राम की, तो अगर ग्राम वाइज में बात करूं, ठीक है, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं, मोल वाइज ये कितना होगा, 1 मोल एंड हाइड्रोजन कितना है, 3 मोल। मोल वाइज बात करें अगर, तो ये है 1 मोल, ये है 3 मोल एंड दिस इज 2 मोल। ग्राम वाइज बात कर लें, 1 मोल यानी कि कितना हो जाएगा, ये नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14 और 2 एटम है यानी कि 28 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 6 ग्राम एंड दिस इज 34 ग्राम। यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जब 6 ग्राम हाइड्रोजन से मिलेगा तो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म होगी। अब यहां पर क्या बोल रहा है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहां पर है 2000 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 1000 ग्राम से। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि ये कितना होगा। तो सिंपल है, यहां पर देखो बच्चों, यहां पर बच्चों को तुम एक दिक्कत क्या आती है कि कैसे जज करें। यहाँ तो मतलब रेशो कैसे फिट बैठा है कि 6 ग्राम इसका है, 28 ग्राम इसका है, ठीक है, यहाँ 2000 ग्राम दे दिया है, ऐसा ही एक एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर हमको मैं तरीका बताया है, ये मेरे पास डाटा है, फैक्ट है, इतने ग्राम से इतना मिलना ही है। अब यहाँ पे हम ना किसी भी एक को पकड़ लेते हैं जिसको ही मन है। ठीक है, एक चीज तो पहले लिख लेते हैं कि 28 ग्राम N2 को चाहिए 6 ग्राम ऑफ H2। तो हम यहां से पकड़ लें, तो बताओ 2000 ग्राम ऑफ N2 को कितनी हाइड्रोजन चाहिए होगी, x ग्राम चाहिए होगी। कर लें कैलकुलेट, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट। देखो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 6 ग्राम हाइड्रोजन को 28 ग्राम N2 चाहिए, तो बताओ 1000 ग्राम हाइड्रोजन को कितने ग्राम N2 चाहिए होगी। किसी को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। हमको जब ये ढूंढना होता है कि कौन सी चीज पहले खत्म हो जाएगी या कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा, हम किसी की वैल्यू उठा सकते हैं, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें।
कैलकुलेट जब करेंगे हमको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। x इक्वल टू 6 इंटू 2000 अपॉन 28। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू ये है x n के लिए, ये है x h के लिए। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 इंटू 1000 अपॉन 6। ठीक है, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ हमारे वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक, काट लेते हैं इसको 14, पहले 3 से काट लेते हैं इसको 28। तो काटने के जब हम इसको कटिंग करते हैं ना, कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें बच्चा बड़ा पजल होता है कि इतनी बड़ी वैल्यू है, कैसे काटेंगे कैसे नहीं काटेंगे। मैंने हर बारी कहा है रिलैक्स होके आराम से काटना है। 2 3 जा 6, 4 जा 14। ठीक है, अभी ऐसे कटेगा नहीं, हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं 7 और ये कितना हो जाएगा 1000। तो यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है 3000 अपॉन 7। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर हम यहाँ पे ले लें तो 3000 डिवाइड बाई 7, 7 4 जा 28, 2 बचा 0, 7 2 जा 40, 6 बचा, एक और आया 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अभी ये 7 7 7 8 जा 7 8 जा 42, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 50, 7 8 जा 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ओके, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, 10 में से 6 गए 4 एंड 5 में से 5 गए 0, पॉइंट लग जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 जा 49 होगा, 7 6 जा 42, ये भी ज़्यादा हो गया, 7 5 जा 35। तो हम लोग को एक आइडिया मिला 428.5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 428.5 ग्राम, यानी कि नाइट्रोजन 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमको, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, ये वैल्यू आ रही है H की, X क्या है यहाँ H है और ये क्या है N है। 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमको 428.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगी। और यहाँ पर ये है कितना, ये 2000 है और ये कितना है 1000 है, यानी कि ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन हमारा बच जाएगा। इसके थ्रू देख लेते हैं ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ पे काट लेते हैं 3 14 एंड अब नहीं जा रहा ये, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट में काट लें। अगर वैल्यू को 3 को इससे काट लें तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 5 जा 15, नियर अबाउट 5 के आसपास चला जाएगा नियर अबाउट। तो ये वैल्यू पूरा काट लेते हैं। चलो ये 14 है, तो यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 14 और 3 4 जा 12 और एक 3 2 बचा, सॉरी, तो पॉइंट लग के 0, 3 6 जा 18। तो हम नियर अबाउट 4.6 ले लें, इसे 4.6 मान लें और ये फिर 2 बच जाएगा, तो 6 6 आना स्टार्ट हो गया, तो हम इसको 4.7 मान लेते हैं। तो ये वैल्यू आ गई 4.7 इंटू 1000, तो ये कितना आ जाएगा 4700। तो हम लोग देख सकते हैं 1000 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हमको 4700 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, बट यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है 2000 ग्राम ही है, यानी कि ये पहले खत्म हो जाएगा। यहाँ से देख लें तो भी हमें अंदाजा लग जाएगा, ऐसे निकाल लें तो भी हमें अंदाजा लग जाएगा। यानी कि अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो हमारे पास कौन होने वाला है, दिस नाइट्रोजन। यस, नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो निकालने का तरीका समझ में आया। बच्चा यहाँ फंस जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालें, अरे निकाल लो, चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकाल लो, आइडिया लग जाएगा। जब यहाँ पे इतना आ गया तो यहाँ से हमको आइडिया लग गया कि 2000 ग्राम के लिए इतना ही हाइड्रोजन चाहिए, और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है ज़्यादा दिया हुआ है, तो ये हमारा बच जाएगा और ये हमारा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट, यस, नाइट्रोजन हमारा क्या आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। रब करें, इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को हम लोग, देखते हैं अब आगे। ये वैल्यू नोट कर लेते हैं हम लोग, ये वाली वैल्यू हमारे काम आएगी कि जो नाइट्रोजन है 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितने ग्राम ऑफ H2 कंज्यूम करेगा 428, यानी कि 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको रब कर देते हैं हम लोग, ये चीज हमारी रब हो जाएगी ऐसे। चलिए ठीक है, तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारे पास,
नाइट्रोजन, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा, नाइट्रोजन के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। अगर 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम NH3 बनाएगा, फॉर्म करेगा, तो बताओ 2000 ग्राम नाइट्रोजन कितना बनाएगा। x वैल्यू निकालने x की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34 इंटू 2000 अपॉन 28। ठीक है, इसको काट लेंगे हम लोग 1014। ठीक है, नॉर्मल डिवाइड कर लेते हैं इसको जैसे अब तक करते आए हैं। 34 और 14 टू जा 28, कितना बचा ये 14 में से 8 गए, 2 और 4 6, पॉइंट लग के 0। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 जा 4 5 जा 22, 5 1 जा 5 एंड 2 7। ठीक है, 4 टाइम चला जाएगा ये, 4 4 जा 16, 1, 4 1 जा 4 और 1 5। तो ये वैल्यू आ गई, अप्रॉक्सीमेट मेरी वैल्यू आ रही है कितनी 2.4, या मैं इसको 2.5 कर लूँगा आगे नियर अबाउट के लिए। तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2.4 इंटू 1000। ये नियर अबाउट वैल्यू है, एग्जैक्ट निकालेंगे तो कम से कम 2 डिजिट तक निकालेंगे इसको। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 240 ग्राम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म। ठीक है, वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है बच्चों, इससे परेशान नहीं होना, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, मेथड सीखना मेन है। यहाँ पे 2 डिजिट तक निकालोगे, एक वैल्यू आगे आ जाएगी, राउंड ऑफ करोगे 2.5 हो सकता है यहाँ पर 2.5 आ जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ मैं, ये 0 लग जाएगा यहाँ पर, तो ये कितनी बार में चला जाएगा 28 एंड 34, यानी कि अगली बार जाएगा 3 टाइम पे, तो 2.43 हो गया। तो यहाँ पे अगर एग्जैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही होगी हमारे पास 2.43, और हम लोग इसे लिख सकते हैं 2430 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है, वो मैंने एक राउंड ऑफ फिगर में ले लिया था 2.4, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक और डिजिट निकाल लोगे तो वो एक और डिजिट में वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो हम इसको नियर अबाउट ले लेते हैं 2430 ग्राम ऑफ अमोनिया इज फॉर्म। अब क्वेश्चन ये है, उसने पूछा क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, यस N2 इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। तो पूछ रहा है कि अनरिएक्टेड अमाउंट, जो इसका तीसरा पार्ट है क्वेश्चन का, चेक करोगे अगर, पूछ रहा है हमारे पास कि इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी द मास, विल एनी बी द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड। यस, हमारे पास एक रिएक्टेंट H2 क्या है, अनरिएक्टेड है। वो बचा कितना है उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। तो हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन की जब रिएक्ट करेगा तो 428.5 ऑफ H2 क्या करेगा, कंज्यूम करेगा हाइड्रोजन के। तो यानी कि हमारे पास टोटल हाइड्रोजन की बात करें अगर, तो उसकी वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम। कंज्यूम्ड, कितनी कंज्यूम्ड हो गई 428.5। तो अनरिएक्टेड कितनी रह गई अनरिएक्टेड, दैट्स इक्वल टू 1000 में से माइनस 428.5। ठीक है, इसको माइनस कर लेते हैं, 1000 में से माइनस 428.5 एंड 0, ये कितना आ गया 5, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 4 गए 5। तो वैल्यू आती है 571.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स अनरिएक्टेड। ये बात मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से ये वैल्यू हम लोग निकाली है। पॉइंट के बाद एक थोड़ा सा पॉइंट का अंतर आता है, तो उससे परेशान नहीं होना है। पूरी अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालोगे वो वैल्यू भी वैलिड है, ये वैल्यू भी वैलिड है। ठीक है, तो आफ्टर ऑल हमने इस क्वेश्चन को किया कैसे, किस तरीके से हमने लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट किया, किस तरीके से हमने अनरिएक्टेड जो रह गई थी स्पीसीज उसको हमने फाइंड आउट किया। ये क्वेश्चन मेन इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, सीखने वाला क्वेश्चन है, इस पर फोकस करें, 2-3 और इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छे से करेंगे तो अपने आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 25 ये क्या कह रहा है 1.25 कह रहा है हाउ आर 0.50 मोल
0.50 मोल ऑफ Na2CO3 डिफरेंट है फ्रॉम 0.50 m ऑफ NaCO3। 0.50 मोल ऑफ NaCO3 और 0.05 मोलर Na2CO3, इसका क्या मतलब है? तो क्लास का क्या मतलब है? ये मोल्स हैं। मोल मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि कई तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये मोल है और ये m है, यानी कि ये चीज शो करती है कंसंट्रेशन ऑफ Na2CO3 और ये चीज शो करती है अमाउंट। इसकी इंक खत्म हो गई है, दूसरा पेन ले लेते हैं। वो शोज करती है कंसंट्रेशन और ये चीज शो करती है अमाउंट। ओके, अमाउंट यानी कि अमाउंट की बात कर सकते हैं हम लोग ग्राम में, अमाउंट की बात कर सकते हैं हम लोग कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं उसकी, ठीक है, और बात कर सकते हैं कितना लीटर ये मौजूद है। और कंसंट्रेशन मतलब ये चीज शो करती है कि इसके Na2CO3 के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में मौजूद, कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये बात में कहाँ समझ में आ रहा होगी, दिस इज द 0.50 मोल, ठीक है। तो ये इसका अमाउंट शो कर रहा है एंड दिस इज शोज द कंसंट्रेशन। ओके, ये डिफरेंस क्लियर हो गया। यहां से हम निकाल सकते हैं 1 मोल इक्वल टू कितना होगा इसका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ले सकते हैं, या फिर Na2CO3 का मास ले लें अगर, तो सोडियम मास कितना होता है 23, कार्बन का 12 और इसका 16 और 16। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, तो 3 3 6, 6 4 जा 24 एंड 2 26, 2 6 7 8 9 10, ये 106 आ गया, या फिर हम कह सकते हैं 106 ग्राम। तो 0.5 मोल में कितना हो जाएगा, इसका आधा 6.022 इंटू 10⁻23/2 कर लें और 106/2 कर लें। तो ये हमको दिखाता है अमाउंट और ये हमको दिखाता है क्या, कंसंट्रेशन। m है, कैपिटल M है, यानी कि हम लिख सकते हैं 0.50 इज इक्वल टू n अपॉन, किसके लिए ये होता है, मोलैरिटी पर लीटर के लिए, यानी कि ये क्या दिखा रहा है कि 0.050 मोल इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल वाइज अगर बात करेंगे तो मोल वाइज से दोनों सेम आ जाएंगे, बट m और मोल ये टर्म अलग है, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1.29। क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो पहले बोल दिया उसने मोलैरिटी, तो मोलैरिटी यानी कि हमको क्या फाइंड करना है, कैपिटल M। किसका फाइंड करना है, ऑफ इथेनॉल। किसकी फाइंड करनी है, इथेनॉल की। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH। तो यहां से हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा 2 × 12 प्लस 1 × 5 प्लस, और H के टोटल 6 एटम है तो यहाँ 6 कर लेंगे, प्लस 16, तो 24 एंड 16 और 6 22, टोटल कितना आ जाएगा ये 46 ग्राम। ठीक है, यहां से इतनी चीज कैलकुलेट होगी। इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दे दिया, यहां पे हम इथेनॉल के लिए 80 लिख लेंगे, इथेनॉल के लिए 80 लिख लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है 0.040। एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। वाटर की डेंसिटी हमें 1 मान के चलनी है और कुछ नहीं दिया है हमको यहाँ पर। तो देखो मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी पूछ रहा है, तो फिर से हम लोग वही अपना दिमाग लगाएंगे। m के लिए हमको क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स,
और वॉल्यूम चाहिए होगा। अब यहाँ कोई चीज़ दे नहीं रखी है, ना वॉल्यूम दे रखा है ना मोल्स। मोल्स के लिए हमें गिवन मास चाहिए होगा, केवल एक चीज़ गिवन है, डेट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे अभी भी और इन फ्यूचर ऑल्सो और इन क्लास 12th ऑल्सो। जब पानी की बात बोल देगा तो मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर के लिए होती है, तो हम इसको ऑटोमेटिक 1 लीटर के लिए कंसिडर करेंगे। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 1 लीटर ऑफ वाटर होगा। अब वाटर का वॉल्यूम अगर 1 लीटर होगा तो यहां से देखो उसने एक बात बोली है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। अगर उसकी हम डेंसिटी क्या बोल रहा है, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। अगर डेंसिटी वाटर की हम 1 मान लें तो 1 लीटर ऑफ वाटर के अंदर जो इसका मास निकालें अगर, तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, ठीक है ना। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा, D इंटू वी, दैट्स इक्वल टू D1 मानने के लिए कहा उसने, वॉल्यूम कितना है 1000, तो ये कितना आ गया 1000 ग्राम। बच्चों इस चीज़ का बहुत खास ध्यान देना, ये क्वेश्चन से एक चीज़ तुम लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। यानी कि ये चीज़ हमने ऑटोमेटिक मान ली, एज्यूम करनी ही पड़ेगी कि वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी 1 लीटर के लिए स्पेसिफाइड होती है, तो पानी हमने कितना लिया 1 लीटर लिया, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, और डेंसिटी वो दे रहा है, इसका मतलब इस डेंसिटी का कुछ यूज होने वाला है। डेंसिटी की वैल्यू होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर जो हम लोग ले रहे हैं वो कितना हो जाएगा 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम की अगर हम बात करें, यहां से अगर हम एक चीज देखें तो बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है 1000 और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18। ये वैल्यू बच्चों ध्यान रखना, 1000 अपॉन 18 ये आती है हमारे पास 55.55 मोल्स। यानी कि 1 लीटर वाटर की जो मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स निकल के आते हैं 1 लीटर वाटर में, या 1000 ग्राम ऑफ पानी में जो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल के आते हैं वो 55.55 होते हैं। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये अभी आगे बहुत काम आएगा। फिर वो क्या बोल रहा है, अब मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ गए हैं। अब इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग इतनी चीज निकाल सकते थे, जो डाटा था हमारे पास। अगर इसकी बात करें हम लोग तो x ऑफ ET दैट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ET और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब ये वैल्यू मेरे को पता चल चुकी है, ठीक है, ये वैल्यू मेरे को पता है। अब इसकी अगर हम बात करें, ये वैल्यू हमको चाहिए, तो इसमें हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं 0.040 दैट्स इक्वल टू इथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। यहां पे बच्चों आप लोगों को एक चीज और देखनी है, यहां आप एक चीज देख रहे हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.04, बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत कम है, ना के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर को निकालूंगा, तो अगर तुम लोग को याद हो तो 1 में से माइनस कर दूंगा मैं, कितना 0.04, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.96। यानी कि नंबर ऑफ जो मोल फ्रैक्शन है पानी का बहुत ज्यादा है। यानी कि ये जो वैल्यू है, अगर मैं यहां पे इसको लिखूं इथेनॉल अपॉन इथेनॉल प्लस 55.55, इसके आगे इसकी वैल्यू ना के बराबर है। इसको ऐसे समझो, 100 में अगर तुम प्लस 0.01 करते हो तो ये 100.01, ये नियरली अबाउट 100 ही तो है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वैल्यू को, क्योंकि हमको यहाँ से अब ये चीज थोड़ा सा धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। अभी आप लोग कहेंगे सर आपको तो पता थी, मेरे को पता थी, ओके, लेकिन ये बात तुम लोगों को अब यहाँ से सीखनी है, ये चीज जज करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट यहाँ रख करके फिर वैल्यू निकालना शुरू करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगी, आंसर वहां से भी निकल आएगा। लेकिन हमको इसको थोड़ा सा आसान करना है, तो हम इस वैल्यू को यहाँ से क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास नेट क्या बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अपॉन 55.55। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल की वैल्यू देख लें अगर हम लोग, तो कितनी आ जाएगी, ये 0.040 इंटू 55.55। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है, 0.040 इंटू
55। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 2.222। इतने मोल्स ऑफ इथेनॉल कितना आ जाएगा? 2.222। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, देख सकते हैं हम लोग ये जो वैल्यू आ रही है इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, ना के बराबर है। तो अब जब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल आ जाएंगे तो वॉल्यूम मेरे को पता ही है लीटर, मोलैरिटी में निकाल सकता हूं। क्या ये काम हम लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पे इसको मैं रब कर दूं, ये देखो m इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई? 2.22 अपॉन 1। तो मोलैरिटी अप्रॉक्सीमेट कितनी आ जाएगी? 2.22 मोल पर लीटर। तो दिस इज द क्वेश्चन जहां हमको एक चीज समझनी थी कि यहां पर जो पानी का वॉल्यूम बोल दिया था और डेंसिटी बोल दी थी इन्होंने एज्यूम करने के लिए, तो वो हमको क्यों दी गई है, ठीक है, और किस तरीके से हमको यहाँ पर दूसरी चीज जो सीखनी थी कि ये नेग्लेक्ट करने वाली बात। पहली चीज सीखनी थी कि इसका वॉल्यूम हमको 1 लीटर लेना है। यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन को मार्क कर लेना क्लास। ये आप लोगों को जब आप आगे क्वेश्चंस लगाएंगे, इसी केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, तो ये टर्म्स आपको बार बार इस्तेमाल करने पे आएंगी। पहली चीज, जब मोलैरिटी दे दी है, कोई चीज नहीं दे रखी है, हमको उसको 1 लीटर एज्यूम कर लेना है। दूसरी चीज नेग्लेक्ट वाली, ये मोल फ्रैक्शन में जब भी पानी के टर्म में वैल्यू आती है हमारे पास, तो एक वैल्यू जो होती है हमारे पास सॉल्यूट की, वो हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल जाएगी और फिर हमारे पास क्या हो जाता है? इसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना बच्चों, और इसको प्रैक्टिस करना अच्छे से। अगर आगे जाके आपको थर्मो और खासकर जो केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, नेग्लेक्ट करने वाले टर्म का। ठीक है, देखते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.33 क्या बोल रहा है ये? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ एटम्स। पहला है इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन। ठीक है, इन 52 मोल्स ऑफ आर्गन। हमको एक चीज पता है, 1 मोल ऑफ आर्गन या 1 मोल ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ आर्गन या एनी एटम और मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मच एटम? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो 52 मोल्स में कितने हो जाएंगे? सिंपल, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। या सिंपली कौन सा मेथड अपना रहे हम लोग? एक्स एटम्स, है ना। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 1। सॉल्व। सेकेंड केस देखते हैं, इसका क्या है। सेकेंड बोल रहा है 52 यू ऑफ हीलियम। यहां पर 52 यू ऑफ हीलियम। क्लास ये बच्चों देखो, जो U है ये क्या चीज है? U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U इक्वल टू यूनिफाइड मास, दैट्स इक्वल टू 1 AMU या 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट? कुछ नहीं है, जो 1 U है एक्चुअली मास ऑफ 1 एटम है। ध्यान रखना, 1 मोल का मतलब हो गया मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, बट 1 U का मतलब क्या है? मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, अब अगर इस बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं तो नहीं पढ़ा है तो इसको समझ लें, दिमाग में रख लें कि हमने हाइड्रोजन के एक एटम 1H एटम, हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास है या इन टर्म्स ऑफ यूनिफाइड मास है, हमने उसको 1 U माना हुआ है। कितना माना हुआ है? 1 U। यानी कि कार्बन का एक एटम का मास 12 U हो जाएगा। ठीक है, जो उसका मोलर मास है उसी के हिसाब से हम लोग उसी रेशियो में इसका 1 U का एक एटम का मास उतना भारी करते चले जाएंगे। तो हीलियम की बात करें तो हीलियम का मोलर मास 4 है, यानी कि 4 गुना
भारी है उससे, तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं 1 हीलियम एटम इज इक्वल टू 4u। ये बात समझ में आई? हीलियम का एटम हाइड्रोजन के एटम से 4 गुना भारी है। हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1u है और इसी से हमने सबका कंपेयर कर लिया। यानी कि मैं कहूंगा अगर 1 कार्बन एटम दैट्स इक्वल टू 12u हो जाएगा, 1 O एटम दैट्स इक्वल टू 16u हो जाएगा। मतलब कि उसी के हिसाब से हमने उसी रेशियो में उसके एटम को उतना भारी माना हुआ है और यूनिफाइड मास में यानी कि एक एटम की बात की हुई है। तो हीलियम के एक एटम का मास कितना हो गया? 4u, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं 4u इज इक्वल टू 1 हीलियम एटम। तो बताओ 52u के अंदर कितने हीलियम एटम होंगे? हम कहेंगे x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 52 अपॉन 4 दैट्स इक्वल टू, काटेंगे इसे, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12 यानी कि 13 एटम। ध्यान रखना इस चीज का, U कुछ और नहीं है, एक एटम का मास है। ठीक है, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग। सिंपल है वो, क्या कह रहा है? हाउ मेनी एटम्स इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम। ठीक है, हमको एक चीज पता है, हीलियम का मास कितना था? 4 ग्राम, यानी कि 1 मोल ऑफ हीलियम दैट्स इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 4 ग्राम का, यानी कि कितना इसके अंदर 1 मोल, कितना 4 ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो बताओ 52 ग्राम में कितने हो जाएंगे? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। 52 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 अपॉन 4, ये कटेगा 13 आएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 13 इंटू 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.33 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे जो लोग यू में कंफ्यूज हैं, इस यू का ध्यान रखें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.35 बोल रहा है, 1.35 क्या कह रहा है ये? कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड अकॉर्डिंग कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2 अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस 2 HCl एक्वस गिव कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। तो वो क्या पूछ रहा है? व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड। कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछ रहा है, यानी कि उसका W जानना चाह रहा है। वो कितना चाहिए जो कि रिएक्ट कर जाए कंप्लीटली विद HCl की क्वांटिटी की बात, वो किस HCl कितना है उसको किस हिसाब से बता रहा है वो देखो। वो कह रहा है 25 ml ऑफ 0.75 m HCl। तो इसने ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। ये जो इसने लैंग्वेज यूज करी है HCl के लिए 25 ml ऑफ 0.75 m। अच्छा, अब अगर हमें यहाँ पे HCl का कुछ पता हो, मोल्स पता हो या कितने एटम्स है पता हो या हमको इसका वेट पता हो, तो हम इजीली जज कर सकते हैं कि इतने में इतना रिएक्ट करता है तो इतने के लिए कितना रिएक्ट करेगा। लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया उसने, देखो पूरा 25 ml ऑफ 0.75 m ऑफ HCl। क्या हम इस डाटा से, जरा गौर करें, क्या हम इस डाटा से HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? सोच के देखो जरा, क्या हम इस डाटा से HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? जब तक कि नंबर ऑफ मोल्स हमको नहीं मिलेंगे तब तक हम इसका आइडिया नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमको एक चीज पता है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। उसी हिसाब से हम मास का इसका रेशो निकाल सकते हैं।
तो अगर मेरे को इसके मोल्स पता चल जाए किसी तरीके से तो मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल यूटिलाइज होंगे। तो मोल्स कैसे निकालें, जरा इस डाटा को यूज करें हम लोग। इस डाटा में HCl के कितने मोल छुपे हुए हैं। तो देखो HCl का जो ये सॉल्यूशन है तो m की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू n अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो m की वैल्यू कितनी है 0.75, n कैलकुलेट करना है, ये कितना है 25 ml। इसको मैं लीटर में कर लूँ, लीटर में करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इंटू 1000। तो देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, n की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 0.75, 1000 नीचे आ जाएगा और 25 ऊपर। तो देख सकते हैं हम लोग 25 से कटेगा ये 4040.75 अपॉन 40। क्लियर है सॉरी, इसको हम लोग और काट सकते हैं, इस पॉइंट को शिफ्ट कर लें। क्या शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75 इंटू 10 पे पावर -2 अपॉन 40। और काट लें ये वाला 0 या नॉर्मल इसको काट लेते हैं। 5 1 जा 5 कितना 225, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। डिवाइड कर लें इसको 15 डिवाइड बाय 8 कितना होगा 8 1 जा 8 कितना बचा 2 और 5 7 पॉइंट लग के 0। तो 8 8 जा 64 कितना बचा ये 6 0 8 7 जा। तो हम 2 डिजिट तक ही निकालेंगे। वैल्यू क्या आ रही मेरे पास 1.87 इंटू 10 पे पावर -2 और मैं इसको लिख सकता हूँ 0.0187 मोल्स। ये बात समझ में आई किस तरीके से हमने इस डाटा का यूज करके HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अगर HCl के नंबर ऑफ मोल्स मिल गए मेरे को तो देखो मेरे को एक चीज साफ पता है, इसका 1 मोल यानी कि 2 मोल्स ऑफ HCl को 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। ठीक है, तो 0.0187 मोल ऑफ HCl को कितने मोल चाहिए होंगे x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0187 इंटू 1 अपॉन 2। वैल्यू को निकाल लें 0.0 और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 एंड 3 जा 6 एंड 1 5। 0 पॉइंट कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, ये 0 नहीं 0.0935। ठीक है 0.0935 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब मेरे को अगर कैल्शियम कार्बोनेट के मोल पता है तो क्या मैं इसका वेट नहीं निकाल सकता। बहुत इजी है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे को फाइनल क्या निकालना है, इसमें वेट निकालना है 1.35 व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, हमको वेट निकालना था यहाँ पर। तो 1 मोल की बात करें तो कितना होता है, कैल्शियम का वेट कितना है 40, कार्बन का कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 16 इंटू 16 जोड़ लेंगे सबको 12 16 16 और 16। ठीक है 6 3 18 और 2 20 2 4 2 6 7 8 9 10 कितना आ गया 100। ठीक है, तो यानी कि इसका हमने क्या कैलकुलेट किया, मास कैलकुलेट कर लिया, डेट इज 100 ग्राम। इसको रब कर देता हूं मैं। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम, कंटेन 100 ग्राम। तो 0.00935 मोल्स कितना ग्राम होगा x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 0.00935 और ये वैल्यू आती है मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 0.935 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आप लोगों ने देखा इसको किस तरीके से हमने इसकी जो है वैल्यू कैलकुलेट करी है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में समझना क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट हमको मास चाहिए, ये बात तो समझ में आ रही है। हमको इस डाटा को समझना था कि इस डाटा से हम लोग क्या कर सकते हैं। इस डाटा से हम लोग मोल निकाल सकते हैं, मोल निकल आएंगे
तो मोल से मोल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर फाइनली मोल को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मास में कैलकुलेट कर लेंगे, कितना ग्राम या कितना मास उसका हमें चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस डाटा का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 1.36 क्या बोल रहा है ये, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन हमको वो दे रहा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 4HCl प्लस MnO2 gives 2H2O plus MnCl2 manganese chloride plus Cl2 gas. How many grams of HCl react? How many grams of वो HCl का क्या पूछ रहा है, ग्राम्स पूछ रहा है, कितने ग्राम उसके रिएक्ट करेंगे विथ 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये तो बहुत सिंपल है मेरे ख्याल से। इसका कितना मौजूद है, 5 ग्राम, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड कितने दे रहा है ये, 5 ग्राम। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेंगे। HCl का मास कितना होता है, 35.5 इसका होता है, 1 इसका होता है, इनटू 4 इतने ग्राम किससे रिएक्ट करेगा, मैग्नीज से। मैग्नीज का वेट कितना होता है, अप्रॉक्स 56 होता है इसका, और 56 प्लस 32 कितना हो जाएगा ये, 6 2 8 और 5 3 8, 88 ग्राम। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इतने ग्राम ऑफ HCl इतने ग्राम ऑफ मैग्नीज से जब मिलता है तब जाकर के हमारे पास ये सब प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर वो कह रहा है मैग्नीज का हमारे पास सिर्फ 5 ग्राम हो, सिंपल, हमको एक चीज पता है, 88 ग्राम ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड को कितना चाहिए, 4 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl चाहिए। तो बताओ 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड को कितना चाहिए होगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 36.5 इंटू 5 अपॉन 88, काट लेंगे 22। ठीक है, और इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे हम लोग। सॉल्व करके हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या आता है, इसको पूरा काट लें। 5 4 20 और 2.5। ठीक है, 5 4 20, 2 बचा, पॉइंट लग के 0, 20 5 4 20। ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट को शिफ्ट कर लेते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 36.5 अपॉन 44। तो इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो देखोगे जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 365, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। कैलकुलेटर का यूज़ मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। डिवाइड बाय 44, तो ये आंसर आता है 8.29। आंसर क्या निकल के आता है, 8.295 ग्राम। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 8.295 ग्राम। तो इस तरीके से ये सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा था। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो है मोल कॉन्सेप्ट के हम लोगों ने बारी बारी से सॉल्व कर लिए हैं, और कुछ एक जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम लोग जब टॉपिक करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके साथ उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इन क्वेश्चन के ऊपर कमांड करें बच्चों को बहुत दिक्कत रहती है, कैसे कैसे हो जाते हैं सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारी वैरायटी कवर होती हैं। तो इन सब क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करें, समझें, समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।